हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के डिस्कशन के बारे में बात कर लेते हैं। आज जो है इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर 2 पर डिस्कशन होने वाला है और टॉपिक का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले चैप्टर में उनको मैंने इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर हम कंपेयर करेंगे तीनों सेक्टर्स को और इंडिया में कैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है कैसे वो ग्रो कर रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो सेक्टर हैं उनका डिवीजन जो है फर्दर और किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज देखेंगे और लास्ट वाले टॉपिक में हम देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप के बेसिस पे कैसे हम सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। यहाँ जैसे लिखा है पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट, सो वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू ग्रुप्स कॉल्ड एज सेक्टर्स। यानी यहाँ पर जैसे 3 इमेजेस मैंने दिखाई हैं, इन तीनों इमेजेस में जो है तीनों सेक्टर के बारे में बात की है। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है जहाँ पर जो है सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर के बारे में दिखाया हुआ है, यानी फार्मर्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोड्यूस उगाते हैं। यानी राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना एक तरह से रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं, क्योंकि ये अपने प्रोड्यूस जो भी करते हैं एक्टिविटीज़ से, ठीक है, ये सारा प्रोड्यूस अपना देते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। फिर सेकेंडरी सेक्टर जो है उसको मशीनी गुड्स की हेल्प से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर कर देता है और फिर वही मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो होते हैं वो पहुँचते हैं रिटेल शॉप्स में, वो जो कि हमारा आता है टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि वहाँ से फिर हम उन्हें खरीद लेते हैं और हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो यानी ये तीनों सेक्टर्स जो हैं आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं और एक दूसरे के बिना इनकी ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के बारे में क्या लिखा है, देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कॉटन कल्टिवेशन, इट टेक्स प्लेस विद द क्रॉप सीजन। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन plant we depend mainly but not entirely on natural factor like rainfall, sunshine, climate. Other example like dairy, agriculture, fishing, forestry and related sector. यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर है इसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है वो ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड है, क्योंकि हम उन्हीं का यूज़ करके जो है कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है इमेज में डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारा वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, वो आता है प्राइमरी सेक्टर के बाद, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर से ही रॉ मटेरियल लेते हैं। इट कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जैसे यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि कितना बल्क में जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं ये लोग, और किसी आटे का डो है या जिस भी चीज़ का डो है उससे डिफरेंट यहाँ पे कुकीज़ बन रही है। ठीक है, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नेचुरली तो बन नहीं रहा, वो मशीनों की हेल्प से हो रहा है, इसीलिए हम इसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर केन के यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि शुगर केन से जो है गुड़ और चीनी बनता है। तो ये जो सेक्टर है जहाँ पर ये सब काम होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर ये काम होते हैं, तो इसलिए हम इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। इसमें क्या है कि ये आता है आफ्टर सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें होता ये है कि मेनली जो है ये एक तरह से हेल्प करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, क्योंकि टर्शरी सेक्टर जो है सेकेंडरी से सामान ले रहा है और सेकेंडरी जो है प्राइमरी से ले रहा है। तो प्राइमरी की ग्रोथ जो है सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी की टर्शरी पे। देखा जाए तो सेकेंडरी की भी प्राइमरी की भी इनडायरेक्टली टर्शरी पे डिपेंडेंट है। तो यानी ये जो सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर को हेल्प करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स बट इट एड एंड सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि ये खुद तो कुछ मैन्युफैक्चर करते नहीं है, पर इनकी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को ही ये लोगों तक पहुँचाने का काम करती है। तो एक तरह से ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसीलिए इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन द रिटेल शॉप, क्योंकि ये रिटेल शॉप में खरीद लिए नहीं। दिस सिंस दिस सेक्टर जनरेट सर्विसेज इज ऑल्सो कॉल्ड ए सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉइज जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, काउंटर पे कोई कैशियर होगा, गेट पर कोई वॉचमैन होगा या अंदर जो भी इनके सेल्समैन होंगे, तो इस सेक्टर से जो है ज़्यादा सर्विसेज जनरेट होती है डिफरेंट कैटेगरीज की, तो इसीलिए हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन्स हैं या इंटरनेट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस। तो यहाँ हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होते हैं डिफरेंट लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं। ड्राइविंग भी तो एक सर्विस ही है, ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादातर सर्विसेज क्रिएट होती है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब इसमें हम तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन देखेंगे। The various production activities in primary, secondary and tertiary sector produce a large number of goods and services in an economy. There could be one or more sectors which are dominant in terms of total production
एंड एम्प्लॉयमेंट साइज वाइल अदर्स आर स्मॉल इन साइज। यानी कि हमारे जो तीनों सेक्टर्स हैं उनमें जो है हमारा देख रहे थे हम डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर रहा है और वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट साइज भी है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी बहुत बैकवर्ड है, वहाँ पर उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमें अगर पता करना हो कि तीनों सेक्टर मिलकर कितना टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो हमारे इकोनॉमिक्स ने हमें सजेस्ट किया है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड rather than adding up the actual numbers. So the value of goods and service in the three sectors are calculated and then added up. यानी हम गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डिफरेंट सेक्टर्स में जो तीनों सेक्टर्स में जनरेट हो रही है हम उनको वैल्यू वाइज देखते हैं, निकालते हैं पहले और फिर उनको ऐड करके हम फाइनल बताते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ अपनी कंट्री में। तो जैसे इसको कैसे करेंगे कि ये करते वक्त हमें जो एक प्रिकॉशन को दिमाग में रखना पड़ता है। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। यानी हमें जो है मेनली जो है अपना जो इंटरमीडिएट यूज़ होते हैं ना किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, हमें उनका जो है टोटल काउंट नहीं लेना होता है। हमें मेनली अपने जो मेन प्रोडक्ट्स हैं गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हीं को काउंट करके निकालना होता है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विस। यानी जो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उससे हमें पता करते हैं कि किसी सेक्टर में जो कितना प्रोडक्शन हुआ। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द फाइनल गुड। यानी अब जैसे एक बिस्किट का पैकेट बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आटा लिया होगा, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट लेने होंगे वो होंगे हमारे ऑयल हो गया, शुगर हो गई, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यूज़ की होंगी एक बिस्किट का पैकेट बनाने में। अब हम हर चीज़ का अगर दाम देखेंगे कि क्या है क्या प्राइस है और उसको ऐड अप करके निकालेंगे तो उससे तो पता नहीं चलती है करेक्ट वैल्यू, क्योंकि आटा जो हमने रॉ मटेरियल के तौर पे लिया था वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में भी आया, फिर वो इसमें भी आया हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, तो दो बार काउंट होगा ना ऐसे। तो इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम छोड़ के चलते हैं, हम अपना मतलब उसमें देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका जो ओवरऑल वैल्यू था वो देखेंगे। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बिस्किट का पैकेट बना है ना उसका जो दाम होगा उससे हम उसकी वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हमें नहीं देखना है। द वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। यानी हर सेक्टर का हमें जो है फाइनल गुड जो निकल के आ रहा है ना उसकी वैल्यू से ही हम उस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में या उस सेक्टर के प्रोडक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी फाइनल गुड्स और सर्विस किसी सेक्टर में जो प्रोड्यूस होती है ना एक साल में, उसी से हमें पता चलता है कि उस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ एंड सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर्स। और जब हम तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को ऐड अप कर देते हैं तो उससे हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं जीडीपी किसी कंट्री की। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। और जीडीपी से ही हमें पता चलता है कि किसी देश की जो इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी, क्योंकि अगर जीडीपी वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस देश की इकोनॉमी बेटर होती है, बड़ी होती है, और जिसका जीडीपी लो होता है तो उनका इकोनॉमी साइज जो है स्मॉल होता है। क्योंकि इसी से हमें पता चलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी कि किसी कंट्री में एक साल में कितना ज़्यादा जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो वैल्यू होती है उसी से पता चलता है। चलिए देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। यानी इंडिया में जो हमारे तीनों सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर एक ग्राफ दिया है जिसमें हमें जीडीपी दिखाया है बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। यानी दो अलग अलग टाइम पीरियड में जो है हम देख रहे हैं कि कैसे जो है हमारा जो तीनों सेक्टर है वो कैसे ग्रो हो गए हैं। यानी यहाँ पर जो डाटा है पहला वाला यहाँ पर 1973 से 74 का डाटा दिया है और दूसरा डाटा है 2013 से 14 में। यानी एक देखें तो 40 ईयर्स का गैप है, तो हम देख रहे हैं कि ये सेक्टर जो है कैसे ग्रो कर गए हैं। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर जो है वो ब्लू से दिखाया है और सेकेंडरी को दिखाया है रेड से और टर्शियरी को दिखाया है ग्रीन से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ तो तीनों सेक्टर की हुई है पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है हमारी टर्शियरी सेक्टर की हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है चलिए वो देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स shown for the 2 years 1973 to 74 and 2013 to 14, showing how the total production has grown over 40 years. Rising importance of tertiary sector in production. Over 40 years, production in the three sector increased mostly in tertiary sector and it has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector in the year 2013-14। क्योंकि अगर हम शुरुआत में पहला वाला डाटा जो देख रहे हैं तो जो ब्लू पोर्शन है वो ज़्यादा है बाकी दो पोर्शन से, ग्रीन और रेड से। लेकिन जो 2013-14 का डाटा हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू ग्रीन की आ रही है। यानी ये वाला सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है। पहले हमारा एग्रीकल्चर वाला जो प्राइमरी सेक्टर था वो ज़्यादा ग्रो कर रहा था, यानी अब टर्शियरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया ग्रोथ के इंडिकेटर्स में। अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है जैसे अदर रीजंस इसके पीछे है क्या, यानी जो क्यों है ऐसा कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। पहला तो ये है कि गवर्नमेंट ने भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट ने भी बहुत सी सर्विसेज देने के लिए जो है काम किया, जैसे कि हॉस्पिटल्स बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एक्सेट्रा। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की, यानी प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की जैसे जैसे ग्रोथ हुई ना उसी की वजह से जो है टर्शियरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, क्योंकि इसमें जो था ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो उससे क्या हुआ, लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया, इनकम लेवल बढ़ गया तो लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, इसी वजह से जो है ज़्यादा
सर्विसेज आने लगी सिटीज़ में मेनली, ठीक है। तो इसीलिए जो है टर्शियरी सेक्टर जो है ज़्यादा ग्रो करा। अब हम देख रहे हैं कि तीनों सेक्टर इक्वली तो ग्रो नहीं किए, पर हाँ ग्रो ज़रूर किए हैं, क्योंकि जो टर्शियरी सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो इसलिए भी करेगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना वो काम करते हैं, इसलिए उसकी ग्रोथ जो है ज़्यादा हुई है। तो चलिए देख लेते हैं दो और ग्राफ, जिसमें कि ग्राफ 2 जो है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही सेम ईयर्स का डाटा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का। तो ये ग्राफ शो कर रहा है शेयर ऑफ द सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज, यानी जीडीपी में जो है कौन सा सेक्टर जो है कितना परसेंट दे रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू पोर्शन प्राइमरी का है, फिर उससे कम है सेकेंडरी का, लेकिन टर्शियरी का फिर भी ज़्यादा है। और 2013-14 का डाटा देखें तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का कम हो गया सबसे, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर सबसे ज़्यादा है टर्शियरी सेक्टर का। तो यानी 40 ईयर्स में देखें अगर हम, जो परसेंटेज शेयर है वो पूरी तरह से चेंज हो गया, यानी जो पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा दे रहा था वो अब बहुत कम हो गया है, और उससे थोड़ा ज़्यादा है सेकेंडरी सेक्टर का, और सबसे ज़्यादा है टर्शियरी सेक्टर का, यानी टर्शियरी सेक्टर बेटर ग्रो कर रहा है। और जो थर्ड ग्राफ है इसमें जो है हमें दे रखा है शेयर ऑफ दी सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज वाइज दिया है, यानी कौन से सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अगर हम पुराना डाटा देखें, जैसे यहाँ पे 1977-78 का दिया है कि 70% पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी एक्टिविटी में थी, फिर 11% और 18% जो हमारी सेकेंडरी और टर्शियरी में थी। और अब का डाटा देखें 2017-18 का, जैसे यहाँ डाटा दिया है तो 44% रह गया है अब प्राइमरी सेक्टर में, 25 रह गया है सेकेंडरी में, और 31 हो गया हमारा उसमें टर्शियरी सेक्टर में। यानी जो हमारे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ये फिर भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, क्योंकि अब इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं रह गया, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अभी भी देखें तो प्राइमरी में, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग जो हमारी कंट्री में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा है अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन देखें। लेकिन ग्रोथ वाइज देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारा टर्शियरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में जो है इतने ज़्यादा लोग हैं फिर भी जो है इतना ग्रो नहीं कर रहा है? इसके बहुत सी वजहें हैं, कुछ हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 industry went up around 3 times. The same applies to the tertiary sector as well. While production in the service sector increased 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector. यानी इन सेक्टर्स में बोल रहा है कि जो हमारे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हैं ये ग्रो तो कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर हुई नहीं है, पर यहाँ पर जो है अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। As a result, more than half of the workers in the country are working in the prime sector, mainly agriculture, producing about 1/6 of the GDP. यानी ये जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का वो आज भी 1/6 ही है, और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा टर्शियरी दे रहा है और फिर सेकेंडरी दे रहा है। इन कंट्रास्ट टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ द पीपल। यानी जो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर है वो प्रोड्यूस तो ज़्यादा कर रहे हैं, पर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी भी मतलब प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज्ड है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए देख लेते हैं कि क्यों जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने यही देखा था कि अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हैं, फिर भी जो है वो जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है वो सेक्टर। ऐसा क्यों है? जैसे यहाँ लिखा है, द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। फॉर इंस्टेंस, अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares of unirrigated land, dependent only on rain and growing crops like jawar and arhar. All 5 members of a family work in the same field. Their labor efforts gets divided. Each one is doing work, but no one is fully employed. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is called disguised unemployment. They may spend the whole day but earn very little. यानी कि यहाँ पर एक लक्ष्मी है जो फार्मर है कोई स्मॉल, उसके बारे में एक स्टोरी दी है कि उसके पास 2 हेक्टेयर्स का अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है, और वो जो है क्रॉप्स उगाती है लाइक जवाहर और अरहर, ठीक है, लेकिन उसकी जो फैमिली में जो पांचों मेंबर हैं वो सारे उसी काम में इंगेज्ड हैं। यानी जो काम 2 लोग कर सकते हैं, 3 लोग कर सकते हैं, वो काम 5 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो फुल्ली तो एम्प्लॉयड है नहीं हर कोई, क्योंकि जो भी इनका काम जो है वो तो भले ही डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्रॉप का जो भी हार्वेस्ट आने वाला है लास्ट में वो तो उतना ही आने वाला है ना जितना इन्होंने बीज बोए होंगे, उसी हिसाब से फसल आएगी। तो देखा जाए तो एक तरह से कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना सारे के सारे वो अनएम्प्लॉयड ही हैं, क्योंकि हर कोई जो है प्रॉपर तरीके से हम कह नहीं सकते कि अर्निंग कर रहा है, क्योंकि सभी लोग खेतों में पूरा दिन बिताएंगे लेकिन अर्निंग तो उतनी लिटल ही होगी, क्योंकि जितना उनका क्रॉप आएगा उसी हिसाब से तो उनको अर्निंग होगी। तो यानी जो काम 2 लोग भी कर सकते हैं ना वो वहाँ पे 5 लोग कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस सेक्टर में हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, जिससे जो है इनका भी इकोनॉमिक स्टेटस जो है ज़्यादा बढ़े, या फिर ये भी जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 hectare plot of unirrigated land. Government can spend some money or
बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर अ फैमिली टू इरीगेट द लैंड। यानी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कुछ खर्चा कर सकती है उनके गांव वगैरह में, यानी वहाँ पे कोई वेल कंस्ट्रक्ट करा दे, यानी कोई कुएं वगैरह की फैसिलिटी दे दे, जिससे जो है वो अपने लैंड को इरीगेट कर पाए प्रॉपर तरीके से, उनके पास इरीगेशन सेटअप हो जाए। तो लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक सेकंड क्रॉप वीट ड्यूरिंग द राबी सीजन। यानी जिस सीजन में वो जवार अरहर उगाड़ती है उसके नेक्स्ट सीजन में वो फिर अगर प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी होगी तो वो वीट उगा सकती है, तो उससे उसकी थोड़ी अर्निंग बढ़ सकती है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ द वीट कैन प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 पीपल फॉर 50 डेज। यानी फिर अगले 50 दिन के लिए उसकी फैमिली में जो 2 लोग हैं जो भी उसी काम में थे जिसमें वो लोग सब कर रहे थे, तो वो कोई और क्रॉप उगाने में अपना काम जो है अपना एनर्जी जो है डिवोट कर सकते हैं। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन अ ओन फील्ड। यानी उसी फील्ड में जिसमें वो 2 हेक्टेयर का जो प्लॉट है जिसमें वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, सेम फील्ड में जो है 2 लोग जो हैं वो कोई और फसल उगाएंगे, तो अर्निंग उससे बढ़ेगी ना उनकी। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरीगेट मेनी सच फार्म्स। और उनके एरिया में जो है बहुत सारी कैनाल्स वगैरह का या डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे उनको और ज़्यादा फायदा होगा। तो दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जिसे हम देख सकते हैं कि फिर धीरे धीरे उनके वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी उनके गाँव में वो सॉल्व हो सकती है, यानी बहुत लोगों को जो है रोजगार मिल जाएगा। टू कल्टिवेट द लैंड फार्मर्स ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर, एंड लोकल बैंक्स गिव हर क्रेडिट एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्सो आइडेंटिफाई, प्रमोट and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। यानी उनके एरियाज़ में जो है हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स हों जो उनको प्रॉपर क्रेडिट वगैरह फैसिलिटीज़ दे, या फिर गवर्नमेंट जो है उनको सस्ते दामों पे जो है सीड्स मुहैया करवाए, अच्छे फर्टिलाइजर्स वगैरह दे, वहाँ पे पंप सेट्स बने ताकि उनको इरीगेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे और वहाँ पे जो है ज़्यादातर मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ की भी लोकेशन हमें बनवानी चाहिए कि वहाँ के जो आम लोग हैं वो ऑफ सीजन में उन इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकें, ताकि उनको भी जो है रोज़गार मिलता रहे और इनका भी कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में ग्रो करे। अब देखते हैं एवरी स्टेट एंड रिलीजन जो है कैसे उन्होंने अपने मतलब इन चीज़ों पर काम किया है। तो गवर्नमेंट जो है 2005 में एक एक्ट लेके आई थी, इसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था कि जो गांव के लोग हैं उनको जो है 100 डेज का मतलब एम्प्लॉयमेंट देना है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। यानी जो भी हमारे वर्कर्स हैं जो रूरल एरिया वगैरह में रहते हैं, तो इसमें इस मतलब एक्ट के तहत इनको राइट टू वर्क दिया गया था। राइट टू वर्क में 625 हमारी डिस्ट्रिक्ट थी इंडिया की जहाँ पे ये प्रोग्राम जो है तब स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो है लोगों को 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और अगर ऐसा करने में वहाँ की गवर्नमेंट जो है फेल होती है तो उसके दौरान जो है उनको लोगों को उनका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है। यानी अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया और गवर्नमेंट ने अगर उनको तुरंत काम नहीं दिया, कोई जॉब नहीं दी, जितने दिन भी उनको खाली बिठाएंगे ना उतने खाली टाइम का उनको उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ाया है। चलिए देख लेते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यानी जो हमने 3 सेक्टर देखे थे अब उनको हमने फर्दर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में कैसे डिवाइड किया है हम ये देखेंगे, ठीक है। यानी जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ये कौन से होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये कौन से होते हैं। इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ फीचर्स है और यहाँ पे दोनों सेक्टर्स के बारे में जो है मैंने डिवीजन दिखाया है। जैसे पहला सेक्टर जो है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये जो है कंट्रोल्ड होता है बाय गवर्नमेंट, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो होता है कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में जो है बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बिजनेस ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपने आप को जो है किसी कंट्री के गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर कराया है, तभी वो यहाँ पर काम कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि करवाना पड़ता है खुद को रजिस्टर बिजनेस चलाने के लिए। तो ये यानी कि ये जो है फिर गवर्नमेंट की नज़र में होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर वही है जो गवर्नमेंट की नज़र में होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस कंट्री के गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर कराया है, तभी वो यहाँ पर अपना काम कर पा रहे हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, ये ज़्यादातर अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते गवर्नमेंट के अंदर, तो ये गवर्नमेंट की नज़र से छुप के काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये उनकी नज़र में है ही नहीं। तो यानी गवर्नमेंट जो है टैक्सेस उन्हीं पे तो लगा पाएगी ना जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है और उनकी नज़र में है, और जो नज़र में ही नहीं है उन पे कैसे टैक्सेस लगाएगी गवर्नमेंट, तो इन पे कोई टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगा पाते हैं, और ये अपनी अर्निंग को जो है बहुत कम दिखाते हैं। क्योंकि इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर हम ऐसी शॉप्स देखते हैं जहाँ पर मतलब हमारे सराउंडिंग में बहुत सी शॉप्स होती हैं, जो लोग कई लोग उनके वहाँ सामान भी खरीदो तो वो कोई बिल वगैरह नहीं देते हैं प्रॉपर, तो इसीलिए वो जो है फिर बिल नहीं देते हैं तो वो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आते, क्योंकि उन्हें किसी को बताना ही नहीं है कि उनकी अर्निंग हुई कितनी साल भर में। तो ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। प्राइवेट सेक्टर होती हैं जो हमारे, ठीक है, छोटे मोटे जो प्राइवेट दुकानें होती हैं ना, जैसे बार्बर शॉप्स हो गई या ग्रोसरी शॉप्स हो गई, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ये सब्जी के ठेले वगैरह सब, ठीक है। तो फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन,
यानी ये जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है ना, इसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कुछ एक्ट्स हैं जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट्स, उनको ये सारे जो एक्ट्स हैं ये फॉलो करनी पड़ती हैं। इनके तहत जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के बनाए हुए ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉलो नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज में तो ये फिक्स होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज में ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है कभी भी जॉब जा सकती है, लेकिन इसमें जो है एक फिक्स टाइम के लिए जॉब दिया जाता है। ओवर टाइम देख लें तो ऑर्गेनाइज में ये पेड होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज में ये लो पेड होता है और कभी कभार उनको देते भी नहीं है अपने वर्कर्स को। वर्किंग आवर्स जो है यहाँ पर हम देख लें तो ऑर्गेनाइज में जो है फिक्स होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज में जो है ये फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम भी लेते हैं कभी कभी। जॉब सिक्योरिटी देखें तो ऑर्गेनाइज में तो फिक्स है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर जॉब जाने की ऐसी कोई वो नहीं बनती है कि कभी कल को जाके जॉब से निकाल देंगे। लेकिन जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर कभी भी जॉब जाने का खतरा बना रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। पेंशन देखें तो यहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट जो है लोगों को पेंशन दी जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं होते हैं। तो हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बेटर समझ लेते हैं इन दो स्टोरी से। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। जैसे यहाँ पर जो है ये लेडी है जिसका नाम है कांता, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करती है। और ये यहाँ पर जो स्टोरी है कमल के बारे में, ये एक शॉप पे काम करता है। यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर जो है एक मतलब ऑफिस होते हैं, ठीक है, वो जो है अपने आप को मतलब जिस भी काम में वो होते हैं ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए भी है क्योंकि वो गवर्नमेंट के उससे उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, अपने आप को रजिस्टर कराया अपने बिजनेस को, तो उनका काम चल रहा है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना, ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम देखिए हमारे गली मोहल्ले में छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, सब थोड़ी ना अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर हर चीज़ का बिल वगैरह देकर काम करते हैं ना, वो तो होते हैं कि वो रजिस्टर्ड होते हैं। जो बिना उसके चलते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की नज़र में है ही नहीं। क्योंकि उनको अपना जो है सारा साल की जो भी कमाई वगैरह होती है ना, जैसे शॉप का ओनर है, ये किसी को इनको पता नहीं है कि इनकी कितनी कमाई हुई साल भर में। यानी ये बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं पर ये दिखाते कम ही है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कांता है ये यहाँ वर्क करती है, इनकी कंडीशंस कैसी हैं यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. She joined when she joined work. She was given an appointment letter stating all the terms and condition of the work. यानी जब इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा, इस ऑफिस को ज्वाइन किया होगा, तो इनको ये सब फैसिलिटीज़ दी गई थी, जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि इनको हम देख रहे हैं कि संडे को छुट्टी मिलती है, उसकी इनको सैलरी भी मिलती है, और तो और इनको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है। और इनका टाइमिंग फिक्स है कि 9:30 से 5:30 तक काम करना है, और मंथ के एंड में इनको सैलरी भी आ जाती है प्रॉपर। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पैसे कटते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उनको मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो पहले उनको टर्म्स एंड कंडीशन सारी बता दी गई थी, और उसी हिसाब से चल रहे हैं। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है ना, उन्होंने अपने को गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर करा रखा है, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हैं, तो इसलिए इनको भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो यानी इनकी तो जॉब सिक्योर है। लेकिन हम यहाँ कमल की देख लेते हैं कंडीशन। कमल इज कांताज नेबर, ये इनका पड़ोसी है। ही इज़ अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप, यानी इसके वहाँ पे गली में कोई दुकान है तो ये वहीं पर काम करता है, ठीक है। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM, यानी ये सुबह 7:30 बजे दुकान पहुंच जाता है, और मतलब इनसे तो कितने पहले जाता है ना, 2 घंटा पहले जाता है, और शाम को भी 8 बजे छूटता है इन द इवनिंग। ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, यानी उसको सिर्फ उसके काम का जो पैसा बनता है ना, बस उसको वही मिलता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता, ना कोई बोनस, ना कोई PF, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी का खर्चा या कुछ भी। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, और जब जब वो छुट्टी करता है तो उसके पैसे कटते हैं। ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, यानी इसको ना तो कोई छुट्टी मिलती है और ना ही संडेज की उसको पेड लीव मिलते हैं, संडे को भी उसको काम करना पड़ता है। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, यानी इन्होंने जब इसको रखा था तो कोई अग्रीमेंट जैसा या कुछ उनसे मतलब कुछ भी साइन वगैरह नहीं लिए, कोई पेपर वर्क जैसा कुछ नहीं हुआ, बस इनको रख लिया वैसे ही। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉय, यानी ये जो दुकान का मालिक है कि इनको कभी भी निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशन ऑफ द वर्क बिटवीन कमल एंड कांता, यानी इन दोनों की जो वर्किंग कंडीशन से कितना फ़र्क है, क्योंकि इनको सुबह बहुत जल्दी जाना पड़ता है और शाम तक छूटते नहीं है जल्दी, 8 बजे तक इनको शॉप पे रहना पड़ता है। और फिर कह रहे हैं कि इनको इनकी सैलरी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है, और इनको जो है छुट्टी अगर ये करते हैं तो उसका भी पैसा इनको नहीं मिलता है। और ना जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो कोई फॉर्मल लेटर वगैरह इनको कुछ दिया गया था कि हाँ ये इस दुकान पे काम करते हैं या ये इनके एम्प्लॉय हैं, क्योंकि ये अंकल जब भी चाहे ना इसको निकाल सकते हैं शॉप से। तो यहाँ पर इसकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, और इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है हम देख रहे थे कांता को मिल रहे थे, वो कमल को तो नहीं मिल रहे। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यही फ़र्क होता है।
चलिए देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी अब हम जो सेक्टर्स देख रहे हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया ओनरशिप के बेसिस पे, जिसमें कि हमारा पहला सेक्टर है पब्लिक सेक्टर और फिर है प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमने पीछे देखा था ना अभी कि हमारे जो दो सेक्टर थे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, ये भी उसी तरह से ही है। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो गवर्नमेंट ओन करती है, यानी जो भी गवर्नमेंट की दी हुई सर्विसेज हैं या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं इसमें वो सब आएंगे, वो हमारे पब्लिक सेक्टर होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जो जिनमें जो सारी सर्विसेज या जो भी हमें एक्टिविटीज़ हम देखते हैं वो सारी जो है प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में होती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं यानी जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, इनका जो मेन मोटिव होता है ना वो होता है बस प्रॉफिट अर्न करने का अपनी कंपनी के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, उसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं होता है, पर मासेस को सर्व करना होता है। क्योंकि उस कंट्री में जो सिटीजन हैं, ऐसे सिटीजन जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में नहीं है, उन लोगों को हेल्प करने का होता है मेनली। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है फिर इस कानून के लिए पैसा कहाँ से लाती है? गवर्नमेंट पैसा लाती है टैक्सेस से, ठीक है, या फिर अदर और चीज़ों से। ठीक है, तो मतलब सस्ते में वो चीज़ें जो है हमें वो कराती है, प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है इलाज जो है वो सस्ते में हो जाता है, लेकिन प्राइवेट में चले जाएँ तो वहाँ तो हम जितना पैसा भरेंगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना है, पर गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी एज अ होल लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन। Thus government undertakes such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। क्योंकि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं ज़रूरत तो नहीं है कि वहाँ सिर्फ गरीब लोग ही जाएंगे, कई बार अमीर लोग भी जाते हैं। जैसे एम्स है वो है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पर वहाँ तो कंट्री वाइड सब लोग जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग जा सकते हैं वहाँ पर, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं जाता, क्योंकि वो हमारी कंट्री का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और है वो हमारा पब्लिक सेक्टर के अंडर। ठीक है, देर आर सम एक्टिविटीज़ विच government has to support private sector may not continue their production or business unless government encourages it। क्योंकि कई प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे हैं जो अकेले खुद ग्रो नहीं कर पाते, गवर्नमेंट के एनकरेजमेंट से ही कर पाते हैं। जैसे कि अब हम देखें फॉर एग्जांपल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्री। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात जैसे करते हैं कि बहुत सी इंडस्ट्रीज उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर उनको वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो भी कैसे ग्रो करेंगे? ठीक है ना, तो मेनी यूनिट्स माइट हैव शट डाउन। तो अगर अगर उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनकी इंडस्ट्री तो शॉर्ट ही हो जाएंगी ना, बंद ही हो जाएंगी। गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट विच दिस इंडस्ट्री कैन अफोर्ड। यानी उनके लिए जो है थोड़ा सस्ते दामों पर उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द कॉस्ट। और इसमें जो भी थोड़ा सा मतलब वो उठाना पड़ता है ना, अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है या नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है तो गवर्नमेंट खुद बियर कर लेती है, लेकिन उनको सप्लाई करती है। सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट फेयर प्राइस। क्योंकि ये जो फार्मर्स से जो हमारी गवर्नमेंट है वो अनाज खरीदती है, ठीक है, और फिर उसको गोडाउन्स वगैरह में अपने रखते हैं स्टोर करके, और फिर वो राशन शॉप्स पे पहुंचता है तो लोग जो है फ्री में राशन ले पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एंड इट इज स्टोर्ड इन गोडाउन्स एंड सेल्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप्स। इन दिस वे गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। तो इस तरह से देखा जाए कि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स से भी जो है अच्छे दामों पर उनसे खरीदती है उनको, ताकि उनका अच्छा दाम मिल जाए, और फिर उसको जो है सस्ते दामों पर जो है अपने सिटीजन्स को भी राशन शॉप्स के थ्रू सप्लाई करती है। तो इससे फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को फ़ायदा होता है, और जो सारा इसमें जो भी मतलब लॉस होता है वो गवर्नमेंट खुद बियर कर लेती है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, या ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देना, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरिया। यानी ये भी गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है या बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, उन एरियाज़ में ज़्यादा खर्चा करना, ज़्यादा स्पेंडिंग करना, ताकि उन एरियाज़ को भी डेवलप किया जा सके। तो ये काम भी जो है हमारे पब्लिक सेक्टर के तहत ही आएगा, यानी गवर्नमेंट ही देखेगी ये सब भी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एंड होता है। यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सोशल साइंस से वो आएगा पॉलिटी के टॉपिक से। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।